हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 2024 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। और यकीन मानना कि जिस तरह से आज आप हिंदी का एग्ज़ाम देकर आए हैं, आज 22 फरवरी है और मैंने अभी हिंदी के पेपर को मैच किया है। जो मैंने हिंदी की वीडियो डाली थी उससे मैच किया है। आपको यकीन नहीं होगा, 70 में से मैंने आपको बताया था कि अच्छी तरह से पढ़ के जाते हो तो 70 में से 70 नंबर आपके इस हिंदी की वीडियो से कहीं नहीं जाएंगे। और वास्तव में वही हुआ है। बिल्कुल, मैंने अभी हिंदी के पेपर को देखा है कि पेपर वास्तव में ही 70 में से 70 पूरे आने के लायक ही था। अब आप उसमें से करके कितना आए हैं, कितना आप छोड़ के आए हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई थी हिंदी के पेपर से संबंधित, वास्तविकता के साथ वीडियो एकदम परफेक्ट बैठी है। और मैं अब फिर कह रहा हूँ, ये आपका सोशल साइंस का पेपर है, एसएसटी का मॉडल पेपर है। आप अच्छी तरह से लगन से मेहनत से इस वीडियो को पूरी देखना। मैं गारंटी देता हूँ 70 में से 70 नंबर आप इसमें भी लेने वाले हैं, हासिल करने वाले हैं, यदि अच्छी तरह से आप पढ़कर गए तो। बाकी का आप देख सकते हैं, किस तरह से आप स्टडी करते हैं और किस तरह से चीज़ों को आप समझ पाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि यदि आप अच्छी तरह से इसे देख कर गए, पढ़ कर गए, तो आप अब भी 70 में से 70 नंबर लाने के लिए पीछे नहीं हटने वाले। तो आइए स्टूडेंट, वीडियो को लेंथी न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये 2023-24 के आदर्श प्रश्न पत्र है। इसे आप समझ सकते हैं कि ये वास्तविकता के साथ एक पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर है। जो आपको ये रूपरेखा के तौर पर समझाया जाता है कि इस तरह का आपके लिए पेपर मिलने वाला है। आगे देखते हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट का बेटा टाइम मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। 70 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से पहले समझ लें, तभी पेपर को आगे स्टार्ट करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। आपको स्टूडेंट खंड आ मिलेगा, जिसमें से आपको 20 प्रश्न बहुविकल्पीय मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद आप OMR सीट में उन्हें फिलअप करेंगे। OMR सीट कैसे भरनी है, किस तरह से भरनी है, हम आपको ऑफलाइन क्लास पहले ही दे चुके हैं, उसमें समझा चुके हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से OMR सीट को आपको फिलअप करना है। क्योंकि स्टूडेंट, OMR सीट पर अगर आप रोल नंबर गलत करते हो या क्वेश्चन का जो फिलअप है उसे गलत करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा। आगे चलते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से शुरू हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का स्टूडेंट 4-4 ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, इन 4-4 ऑप्शनों में से एक कोई ऑप्शन सही होगा, उस क्वेश्चन को छांट कर आपको अपनी OMR सीट में फिलअप करना है। तो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था, जैसे कि पिछली हिंदी की वीडियो बच्चों ने देखी थी, तो वो बोल रहे थे कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो के भी टिक लगा दिया करो, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, मैं मानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो ये फ्रांस है। अगर मैं इस तरह से सबके एक एक करके बताता जाऊं तो आप क्या है ना, 20 ही प्रश्नों पर निर्भर होंगे। आप कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यही बिल्कुल मैं याद कर लेता हूं, तो इससे अलग तो जाएगा नहीं। तो स्टूडेंट, हमारा आपको प्रेरित करने का मतलब ये है कि आप इस प्रश्न पेपर को पढ़कर एकदम अट्रैक्टिव हों और इससे भी अलग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। ये तो पेपर है ही है आपके सामने, लेकिन हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के साथ साथ आप एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा और याद करें। तो स्टूडेंट, इसीलिए मैं किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप अपने मॉडल से, अपनी बुक से जब भी आंसर छांटते हैं तो आप ना एक के साथ दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लेते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी बुक में नोट कर लेना और इन्हें साथ के साथ याद करते जाना। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, अच्छा स्कोर करेंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर अच्छी तरह से पढ़ के गए तो आप 70 में से 70 लाने के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। आगे देखते जाना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज कर कर रोक कर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका स्टूडेंट शुरू होता है खंड ब। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो खंड ब है, यहाँ से आपके
50 अंक निर्धारित होते हैं, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो 20 + 50 आपका टोटल जो पेपर है वो 70 नंबर का बैठ रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे अच्छी तरह से, ये वर्णनात्मक क्वेश्चन है। उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। तो स्टूडेंट 80 शब्दों का मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपको 8 से 10 लाइन आपको लिखनी है कम से कम। एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 8 से 10 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण आपको बताने हैं। और स्टूडेंट कितने शब्दों में बताने हैं? 80 शब्दों में। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आपको ये करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो उसी क्वेश्चन का स्टूडेंट अथवा में दे रखा है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की आपको व्याख्या करनी है स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। अगर ये नहीं आता है आपको तो आप इस दूसरे क्वेश्चन का अथवा वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आते तो स्टूडेंट आप अथवा में भी कर सकते हैं, और ये अथवा वाला क्वेश्चन वास्तव में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लेते हैं। जैसे कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण बताइए। देखो थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो परिवहन संचार, ये अब इस समय ऐसे समझ लो आदमी के, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना जीवन अब संभव है ही नहीं है, क्योंकि आपको पता विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि परिवहन यानी परिवहन तथा संचार, इनके सिवा जैसे आना जाना, संचार मतलब जिन चीज़ों की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जी, ये सारी चीज़ें, इनमें आपको इसके बारे में आपको समझाना, आप आसानी से करके आएंगे अगर ढंग से पढ़ के गए तो। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अगर स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अब उसके बाद स्टूडेंट आपके वर्णनात्मक 2 स्टार्ट होता है, जिनका आपको आंसर 150 शब्दों में देना है। 150 शब्दों का मतलब ऐसे समझ के चलेंगे आपके 15 से लगभग 20 लाइन आपको स्टूडेंट लिखनी है। कितनी? 15 से 20 लाइन। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लगभग आपको 1 पेज का आंसर करना ही होगा, लगभग मान के चलना ये। ठीक है, 2 लाइन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, छूट जाने देना, आप अगले पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, और 5 में देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये हर साल पूछा ही जाता है आपसे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? ठीक है, अगर स्टूडेंट ये नहीं आता है तो इसका एक क्वेश्चन दे रखा है आपको अथवा में। ठीक है, अथवा में दे रखा है, आप उसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगर स्टूडेंट इसका भी आपको अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप इसमें से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपको कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी आना ही आना, ये समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का आपको वर्णन करना है। ये भूगोल से प्रश्न है, अच्छी तरह से आप इसे समझ लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, याद करके जाएंगे तो अच्छा ही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा में दे रखा है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 2 का आपको उल्लेख
करना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यह है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण आपको बताने हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इन क्वेश्चनों को आप अगर अच्छी तरह से पढ़ के जाते हो तो आप अच्छा ही स्कोर करेंगे, ये गारंटी रहेगी। देखो, न पढ़ोगे तो कुछ नहीं कह सकते, अब पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा ही स्कोर बनेगा, ये पॉसिबिलिटी है ही है, ठीक है। आगे उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मानचित्र वाले। आपको पता है मानचित्र वाले क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और आपको शायद ध्यान हो तो मैंने ऑफलाइन क्लास में ये अच्छी तरह से आपको चित्र द्वारा समझाए भी थे, ठीक है। चित्र द्वारा हमने ये समझाए थे, अगर आप उस समय आपने कंटिन्यूस क्लास की होगी तो शायद आपको ध्यान होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क क्वेश्चन है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हर साल आना ही आना और अब के भी आएगा, ये गारंटी है, ठीक है, हर साल आता है। उसके बाद खा में देखेंगे, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, ठीक है। उसके बाद वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। घ क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। और है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऊपर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे मानचित्र में क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाले क्वेश्चन हैं आपके, और मानचित्र वाले ही ये यहाँ पर भी दे रखे हैं मानचित्र, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात है। ये वो बच्चे करते हैं प्रश्न, यहाँ पर देखो, इन्हें आप नॉर्मली सभी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ अच्छी तरह से लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं तो, कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। यानी दृष्टिबाधित का मतलब ये है जो बच्चे आँखों से नहीं देख पाते, आंखों में उनके कोई दिक्कत है, उन बच्चों के लिए प्रश्न होते हैं। ये उन बच्चों के लिए प्रश्न नहीं है जो एकदम ठीक है आंखों से, ठीक है। अब समझ ही गए होंगे आप, यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है, ठीक है स्टूडेंट। यानी उन्हें सिर्फ आंसर देना है, चित्र नहीं बनना होता, लेकिन आपको स्टूडेंट आंसर भी देना है और चित्र भी बनना है, आपको दोनों काम करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मानचित्र दे रखा है, ये मानचित्र कार्य है जो आपको चित्र में दर्शाना है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको वही चीज़ दे रखी है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, ठीक है स्टूडेंट। आगे ये सारे क्वेश्चन उनके लिए यहाँ दे रखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो के क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए यूपी बोर्ड से संबंधित आप हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।